हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। एक बहुत बड़ी खुशी का खबर है जो आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ। हाउसिंग लोन में एक बहुत ही पॉपुलर और सक्सेसफुल स्कीम था। आप सभी लोगों ने इसका नाम सुने होंगे, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना अर्बन। ये जो एक स्कीम था, ये स्कीम के अंदर में दो कैटेगरी MIG 1 एंड MIG 2, ये दो कैटेगरी का वैलिडिटी ये 31 मार्च 2020 इस साल ख़त्म हो गया था। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये दो कैटेगरी का वैलिडिटी फिर से एक्सटेंड करके 31 मार्च 2021 तक कर दिया। तो ये स्कीम इतना सक्सेसफुल स्कीम था कि बहुत बड़े संख्यक कस्टमर ने इसका फ़ायदा उठाया और ये बहुत ही पॉपुलर स्कीम था और बहुत ही बेनिफिशियल स्कीम था। तो चलिए ये स्कीम के बारे में, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना अर्बन स्कीम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये स्कीम पहले चालू हुआ था 2015 में। तब इसके अंदर में दो कैटेगरी था, EWS एंड LIG। EWS था इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन एंड LIG था लोअर इनकम ग्रुप। बाद में 2017 में फिर और दो कैटेगरी इसके साथ ऐड हुआ। एक हुआ MIG 1 और MIG 2, मिडिल इनकम ग्रुप 1, मिडिल इनकम ग्रुप 2। ये टोटल ये प्राइम मिनिस्टर PMI स्कीम के अंदर में 4 कैटेगरी फिर चालू हो गया था। और 2015 में जो LIG और EWS जो स्कीम चालू हुआ था उसका तभी उसको डिसाइड किया था कि इसका वैलिडिटी रहेगा 2022 का 31 मार्च तक। लेकिन 2017 में जो MIG 1 एंड MIG 2 स्कीम था उसका वैलिडिटी था 2019 मार्च तक, फिर उसका 2020 मार्च तक, अभी उसको एक्सटेंड करके 2021 मार्च तक कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो इस स्कीम में एलिजिबिलिटी क्या है थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मेनली 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फर्स्ट जो क्राइटेरिया है कि उस स्कीम में वही अप्लाई कर सकता है जिसका कोई इंडिया में, पूरा देश में जिसका कोई पक्का प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने फर्स्ट कोई जिसका अपना नाम पे कोई पक्का प्रॉपर्टी नहीं है, कोई कच्चा हाउस है या कोई सेमी पक्का हाउस है, वो कंसिडर नहीं होगा। लेकिन पक्का हाउस या फ्लैट या हाउस जो है वो पक्का हाउस नहीं है, मैं जिसका वो जब कोई फ्लैट या मकान खरीदेगा या कुछ मकान बनाएगा, जो उसका पहला प्रॉपर्टी होगा उस केस में हाउसिंग लोन अगर लेगा तो उस हाउसिंग लोन में प्राइम मिनिस्टर आवास योजना अर्बन स्कीम में उन्होंने अप्लाई कर सकता है। ये है फर्स्ट क्राइटेरिया कि जो कस्टमर अप्लाई करेगा इस स्कीम के अंदर में हाउसिंग लोन अप्लाई करेगा, फर्स्ट क्राइटेरिया होगा कि उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं, माने प्रॉपर्टी नहीं होगा, पहला प्रॉपर्टी होना चाहिए। और सेकंड जो क्राइटेरिया है वह इनकम क्राइटेरिया। इनकम क्राइटेरिया जो EWS, LIG, MIG 1, MIG 2 4 जो कैटेगरी है वो 4 कैटेगरी में इनकम क्राइटेरिया ऐसा है। EWS में पूरा फैमिली का और हाउस होल्ड का ईयरली इनकम होना चाहिए 3 लाख के अंदर। और LIG में उसका ईयरली इनकम होना होगा 6 लाख के अंदर। MIG 1 में ईयरली इनकम होना होगा, पूरा हाउस होल्ड का ईयरली इनकम होना होगा 12 लाख के अंदर। और MIG 2 में हाउस होल्ड का पूरा ईयरली इनकम होना होगा 18 लाख के अंदर। ये जो फैमिली इनकम या हाउस होल्ड इनकम मतलब फैमिली में सभी जो फैमिली मेम्बर का इनकम जो क्लब करके टोटल जो इनकम ईयरली होगा उसी को ईयरली इनकम हाउस होल्ड या फैमिली का हम लोग पकड़ेंगे। और यहाँ पे फैमिली मतलब हो गया हस्बैंड, वाइफ एंड अनमैरिड चिल्ड्रेन, ये इसको फैमिली कंसिडर करता है। और अनमैरिड चिल्ड्रेन अकेले भी लोन ले सकता है, अनमैरिड चिल्ड्रेन अकेले भी लोन ले सकता है। अगर वो कोई जॉब करता है या कोई बिजनेस करता है तो वो अकेले भी लोन ले सकते हैं। लेकिन उस केस में उनको प्रॉपर्टी में और लोन में सिर्फ उनको अकेले ही रहना होगा। ये नहीं कि अनमैरिड चिल्ड्रेन उसका पेरेंट्स के साथ लेने से नहीं होगा। पेरेंट्स के साथ लेने में अगर लेगा तब उसको उस फैमिली के अंदर में पकड़ा जाएगा। तो ये हो गया इनकम क्राइटेरिया। और थर्ड जो क्राइटेरिया है वो है स्क्वायर फीट का क्राइटेरिया। EWS में प्रॉपर्टी जो लेगा, जिसके लिए लोन अप्लाई करेगा, वो प्रॉपर्टी का कारपेट एरिया होना होगा 30 स्क्वायर मीटर के अंदर। 1 स्क्वायर मीटर मतलब 10.76 स्क्वायर फीट, तो 30 स्क्वायर मीटर के अंदर। LIG में प्रॉपर्टी के एरिया होना होगा 60 स्क्वायर मीटर के अंदर। MIG 1 में होगा 160 स्क्वायर मीटर और MIG 2 में होगा
200 स्क्वायर मीटर। तो 200 स्क्वायर मीटर मतलब बहुत बड़ा एरिया है। 200 स्क्वायर मीटर मतलब 2100 अराउंड 2100 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया। ये कारपेट एरिया उसके साथ आप 25% सुपर बिल्ट पकड़ लीजिए, क्योंकि जनरली फ्लैट या मकान हम लोग जनरली सुपर बिल्ट के हिसाब से ही कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अब आ गया रेरा का और जो रूल्स है उसमें कारपेट एरिया ही पकड़ता है। लेकिन फिर भी सुपर बिल्ट के हिसाब से 200 स्क्वायर फीट 200 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया मतलब 2100 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया, और सुपर बिल्ट पकड़िएगा तो अराउंड 2500 अराउंड स्क्वायर फीट का सुपर बिल्ट एरिया। मतलब ये बहुत बड़ा प्रॉपर्टी हो गया। तो फ्लैट हो या हाउस हो, दोनों के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल होगा। तो ये तीन जो मेन क्राइटेरिया है कि फर्स्ट जो एप्लीकेंट का ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होना चाहिए। सेकंड है उनका जो इनकम क्राइटेरिया है 3 लाख, 6 लाख, 12 लाख एंड 18 लाख, ये जो इनकम क्राइटेरिया। थर्ड जो स्क्वायर फीट का क्राइटेरिया है 30 स्क्वायर मीटर, 60 स्क्वायर मीटर और 160 स्क्वायर मीटर और 200 स्क्वायर मीटर। ये 4 कैटेगरी का ये 4 मेन क्राइटेरिया है। अच्छा, तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि बेनिफिट कितना, बेनिफिट क्या मिलता है इसमें जो बेनिफिट है ये इसमें बेनिफिट मिलता है EWS एंड NIG स्कीम में आपका बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट मतलब इंटरेस्ट का सब्सिडी मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट सब्सिडी देता है। ये सब्सिडी आता है बैंक में। जिस बैंक से या जिस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से आप लोन अप्लाई कर रहे हैं उस बैंक या उस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास ये जो बेनिफिट है सेंट्रल गवर्नमेंट में बेनिफिट पास ऑन कर देता है। और वहाँ पे लेंडिंग इंस्टीट्यूशन क्या करता है, आपका जो टोटल जो आपका आउटस्टैंडिंग लोन रहता है वहाँ से वो अमाउंट माइनस हो जाता है। तो आपका लोन स्ट्रेट अवे उतना माइनस होके रिड्यूस हो जाता है। तो EWS एंड NIG स्कीम में बेनिफिट मिलता है अप्रोक्स अराउंड 2,67,000, 2,67,000 का बेनिफिट मिलता है ये दोनों केस में, EWS एंड NIG में। MIG 1 में बेनिफिट मिलता है 2,35,000 का, और MIG 2 में बेनिफिट मिलता है 2,30,000। तो ये अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट है। और ये बेनिफिट जो मिलता है वो जनरली क्या होता है, जो लोन अप्लाई करते हैं आप वो 1 साल के अंदर ही बेनिफिट ये अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट से ये लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के पास आ जाता है। और लेंडिंग इंस्टीट्यूशन क्या करता है उसका आपको प्रिंसिपल से माइनस कर देता है। ये जनरली 1 साल के अंदर हो जाता है। और ये जो 1 साल के अंदर माइनस आपका अमाउंट से ये अमाउंट माइनस हो गया तो आपका जो लोन अमाउंट था उससे स्टेट अवे रिड्यूस हो गया। तो रिड्यूस हो जाने से क्या होता है कि आपका जो बाकी का जो आपका जो 20 साल 25 साल या 30 साल का जो लोन है वो बाकी का लोन टेन्योर में आपका रिड्यूस्ड अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो इसका एक्चुअल जो बेनिफिट है, माने ये तो गवर्नमेंट से सब्सिडी जो आया 2,67,000, 2,35,000, 2,30,000, लेकिन वो माइनस हो जाता है प्रिंसिपल से। और उसके लिए टोटल आपका जो इंटरेस्ट जितना आपका पड़ता था माइनस नहीं होने से, और माइनस हो जाने के बाद इंटरेस्ट आपको बहुत सारा कम हो जाता है, क्योंकि आगे का 19 साल 20 साल 25 साल इंटरेस्ट कम हो जाएगा उसके ऊपर। तो इसको कैलकुलेट में देखा गया है कि EWS एंड NIG स्कीम में ये बेनिफिट एक्चुअल में आ जाता है 6 लाख का, और MIG 1 में ये बेनिफिट आ जाता है 5,40,000 का, और MIG 2 में ये बेनिफिट आ जाता है 5,28,000 का। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये इतना सक्सेसफुल स्कीम था और इतना पॉपुलर स्कीम था कि लाखों आदमी इसका फ़ायदा उठाया। जो लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम आदमी ये कैटेगरी जो 3 क्राइटेरिया है, जो कैटेगरी है, ये जो 3 जो क्राइटेरिया है, पहला प्रॉपर्टी और इनकम क्राइटेरिया और स्क्वायर फीट क्राइटेरिया, मन 90% आदमी जो है जो लोग फ्लैट ले रहा है ये 3 क्राइटेरिया के अंदर आ जाता है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आदमी कस्टमर जो है इसका बेनिफिट लेता है। और इसमें दो एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आप जो लोन जब अप्लाई कीजिएगा तो आप टेन्योर मिनिमम 20 ईयर रखिएगा, क्योंकि ये बेनिफिट अगर आप पूरा का बेनिफिट का पूरा फ़ायदा अगर उठाना है तब ये 20 ईयर लोन लेने में पूरा बेनिफिट का फ़ायदा आएगा। क्योंकि इंटरेस्ट जो सब्सिडी जो कैलकुलेट होता है ये 20 ईयर्स के ऊपर इंटरेस्ट सब्सिडी कैलकुलेट होता है। आप अगर 10 साल का लोन लीजिएगा तो 20 साल का इंटरेस्ट का सब्सिडी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप 20 साल या उससे ज़्यादा का लोन लीजिएगा, तो अगर 25 साल का भी लोन लीजिएगा तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा 20 साल का।
और अगर आप 10 साल का लोन लीजिएगा तब आपको बेनिफिट मिलेगा 10 साल का। तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि आप 20 साल या उससे ज़्यादा का लोन लेने में, तब आपको पूरा 20 साल का इंटरेस्ट सब्सिडी का बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट कैसे होता है, कैलकुलेट करता है कि EWS और LIG स्कीम में ये बेनिफिट कैलकुलेट करता है कि 6 लाख के ऊपर 6.5% रेट में सब्सिडी देता है। तो 6 लाख के ऊपर 6.5% रेट में सब्सिडी जो होता है उसको 9% फैक्टर से डिस्काउंट करके 20 साल का जो 6 लाख का 6.5% इंटरेस्ट में 20 साल का जितना अमाउंट होता है उसको 9% से डिस्काउंट करके नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करता है। तो वो आता है 2,67,000। ऐसे MIG-1 और MIG-2 में 9 लाख के ऊपर 4% रेट में सब्सिडी कैलकुलेट करता है, और MIG-2 में 12 लाख के ऊपर 3% की सब्सिडी कैलकुलेट करता है। वो तीनों केस में ही 20 साल तक कैलकुलेट करता है। तो आप 20 साल या उससे ज़्यादा टर्म का लोन लीजिएगा तो आपको इस स्कीम का पूरा बेनिफिट आएगा, और एक चीज़ यहाँ पे आप ख्याल रखिएगा कि हाँ, बहुत सारा आदमी ये पूछता है कि NRI एप्लीकेबल है कि नहीं। NRI भी इस स्कीम में एप्लीकेबल, NRI भी स्कीम में फ़ायदा ले सकते हैं, NRI भी स्कीम में एलिजिबल है। और दूसरा एक है कि सेल्फ कंस्ट्रक्शन। पहले एक बात बता देते हैं कि EWS और LIG ये दोनों स्कीम में आप अगर जब अप्लाई कीजिएगा तब एक में कंडीशन है कि वहाँ पे प्रॉपर्टी में एंड लोन में एक वोमेन मैंडेटरी रहना चाहिए। प्रॉपर्टी में को ओनर होना चाहिए एक वोमेन, और लोन में भी एक को बोरोवर होना चाहिए। अगर वो जो फीमेल कैंडिडेट कोई ना कोई रहना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट वो फीमेल पर्सन वो जॉब कर सकता है, ये भी कर सकता है, कोई बिजनेस कर सकता है, ये भी कर सकता है, हाउस वाइफ हो सकता है, कुछ स्टूडेंट हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन उनका नाम कोई एक फीमेल कैंडिडेट का नाम प्रॉपर्टी में भी को ओनर में रखना होगा और लोन में भी को बोरोवर में रखना होगा, तब आप EWS और LIG में एलिजिबल होंगे। और MIG-1 एंड MIG-2 में ये कंडीशन नहीं है। वहाँ पे कोई सिंगल कोई मेल सिंगल कोई वुमेन नहीं भी रहेगा तब भी कोई मेल एप्लीकेंट अप्लाई कर सकता है। और फैमिली में जो हम लोग पकड़ते हैं हाउस होल्ड, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ एंड अनमैरिड चिल्ड्रेन। लेकिन अनमैरिड चिल्ड्रेन अकेले भी लोन ले सकता है, तब उसको पेरेंट्स के साथ नहीं जोड़ेगा, वो अलग से भी लोन ले सकता है, लेकिन तब उनको लोन भी अकेले लेना होगा और वो प्रॉपर्टी भी उनका अकेले के नाम पे होगा। ये हो गया हाउस होल्ड का। और सेल्फ कंस्ट्रक्शन केस में भी आप एलिजिबल है। और सेल्फ कंस्ट्रक्शन केस में वुमेन EWS एंड LIG केस में सेल्फ कंस्ट्रक्शन केस में वुमेन कंडीशन मैंडेटरी नहीं है। मान लीजिए आपका कोई ज़मीन है, कोई मेल के नाम पे है, कोई पर्सन के नाम पे है मेल, तो लेकिन वो अगर वहाँ पे कोई मकान बनाएगा तब ये वुमेन कंडीशन मैंडेटरी नहीं है। लेकिन आप कोई मकान खरीदने के लिए जाइएगा या कोई फ्लैट खरीदने के लिए जाइएगा, 6 लाख का नीचे का अगर इनकम है EWS एंड LIG कैटेगरी में, तब आपको वुमेन कंडीशन मैंडेटरी है प्रॉपर्टी में एंड लोन में। लेकिन सेल्फ कंस्ट्रक्शन अगर हम मकान बनाइएगा, ज़मीन ऑलरेडी खरीदा हुआ है, तब ये कंडीशन मैंडेटरी नहीं है। और EWS एंड LIG स्कीम में अगर आप रिपेयर रिनोवेशन कर रहे हैं, कोई आपके पास कच्चा घर है या सेमी पक्का घर है, आप रिपेयर रिनोवेशन कर रहे हैं उसको पक्का बनाने के लिए, तब भी आप ये स्कीम में आप बेनिफिशियरी हो सकते हैं EWS LIG में रिपेयर रिनोवेशन केस में। अच्छा, और एक चीज़ है, आपका जैसे कि देश में जितना बड़ा बड़ा शहर है और मैक्सिमम से मैक्सिमम शहर जो टाउन है, वहाँ पे मकान या फ्लैट लेने से आप ये लोन का अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो लिस्ट है जो कौन कौन सिटी में आप प्रॉपर्टी लेने से इस स्कीम में आप एलिजिबल हो सकते हैं, उस का एक लिंक है। तो कौन कौन सिटी में आप अगर देख पाइएगा कि आपका सिटी उस लिस्ट में है क्या नहीं, कि वहाँ पे आप अगर प्रॉपर्टी लीजिएगा तो आप स्कीम में एलिजिबल है क्या नहीं, वो जो एक लिंक है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस लिंक से आप देख पाइएगा कि आप जहाँ रहते हैं वो शहर उस लिस्ट में है क्या नहीं। और आप जो कोई ये लोन जो अप्लाई कीजिएगा, कोई आपको बैंक या हाउसिंग फाइनेंस थ्रू आपको लोन अप्लाई करना पड़ेगा।
और वहाँ पे एक तो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का एक फॉर्म होता है, एक डिक्लेरेशन होता है, वहाँ पे आप साइन भी करना होगा, आपको डिटेल्स देना होगा, आपको डिक्लेरेशन देना होगा। तो और वो जब कीजिएगा और बेनिफिट उस बैंक या उस इंस्टीट्यूशन के पास आएगा। और बेनिफिट आने का पहले आप बेनिफिट आने में जनरली 1 साल के अंदर ही आ जाता है, लेकिन इस बीच में अगर आपको स्टेटस जानना है कि क्या आपका एप्लीकेशन का कंडीशन है उस बेनिफिट का, तो उसके लिए भी एक वेबसाइट है जहाँ से आप आपका स्टेटस, आपका एप्लीकेशन स्टेटस आप ऑनलाइन ट्रैक कर पाइएगा कि आपका उसमें अभी सिचुएशन क्या है, आपका काम कितना तक आगे बढ़ा। तो उसका भी हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ये आई होप कि आपका कुछ ये जानकारी मिलने से कुछ सुविधा हुआ और आप लोग लोन अप्लाई कीजिए, मकान लीजिए, फ्लैट खरीदिए और बैंक और हाउसिंग फिनांस कंपनी थ्रू लोन अप्लाई कीजिए और इस स्कीम में लोन अप्लाई कीजिए और इस स्कीम का फ़ायदा उठाइए। थैंक यू।